थे जो राणा सांगा 80 घाव अपने सामने शरीर पर वक्षस्तर पर झेलते रह गए, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। बहादुर ने कहा मर जाना स्वीकार कर लेंगे, इस मिट्टी के चंदन से अब स्वयं के मस्तक का वंदन और अभिनंदन करेंगे और गर्व से कहेंगे कि मैं वीर हूं, मैं पीठ नहीं दिखाया हूं। आज उनका अपमान सदन में हो रहा है, सदन के लोग तालियां बजाएं। वो औरंगजेब भारत का आदर्श हो सकता है जिसने हमारे देश की तमाम स्त्रियों को विधवा किया, तमाम नारियों के जो रक्षा सूत्र हैं वो पड़े के पड़े रह गए, काम नहीं आया। मैं ललकार के कहना चाहूंगा हमारे हर व्यक्ति को जनसंख्या से लेकर के शस्त्र से लेकर के शास्त्र से लेकर के इतिहास का भी चिंतन करना चाहिए। और इतिहास जानेगा तो उसके रक्त में कहीं ना कहीं विधर्मी का रक्त प्रवेश नहीं करने पाएगा, उसकी विचारधारा नहीं प्रवेश करनी पाएगी, वो ललकार करके रहेगा। उसकी जमीन ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमें पाप कर्म करने से रोकता है, अज्ञानता से बचाता है। तुम अगर जानोगे कौन अपना है कौन पराया है, तुम बात कर सकोगे बैठ। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि महान कौन, राणा सांगा या बाबर। कोई बाबर को हीरो बता रहा है, राणा सांगा को गद्दार, तो कोई औरंगजेब को महान बता रहा है। भारत जैसे देश पे सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, औरंगजेब का, राणा सांगा का या बाबर का? अब ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन अब सवाल जो है वो यही है देश भर में हर व्यक्ति को। लेकिन जब से सदन में समाजवादी पार्टी के महासचिव लालजी सुमन, रामजी सुमन के द्वारा राणा सांगा जो कि वीर योद्धा थे उनको गद्दार बता करके बाबर को हीरो बताया गया है, उसके बाद से सवाल खड़े शुरू होने चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही क्यों मुगल आक्रांताओं को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और जो भारत के योद्धा हैं उनको गद्दार बताने की साजिश, आखिर इसके पीछे की साजिश क्या है? इसके बारे में हम जानने के लिए हमारे साथ कथाव्यास भार्गवानंद जी महाराज जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वाकई में क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को बुलाया था, और जिस तरीके से बाबर को या औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और अपने देश को योद्धाओं को उनकी बेइज्जती की जा रही है, क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति है, कोई साजिश है, या फिर ये कोई चाल देख रहे हैं? महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं जिस तरीके से लालजी सुमन, रामजी सुमन जिस तरीके से राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भरी सदन में एक नया डिबेट छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा था। अगर बाबर मुसलमानों का हीरो है तो क्या राणा सांगा हिंदुओं का, क्या राणा सांगा गद्दार नहीं था जिन्होंने बाबर को बुलाया? तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से अपने योद्धाओं का अपमान भरी सदन में किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा? इसे आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम लाइव प्रतापगढ़ के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुखर होकर के इस मुख्य बिंदु को अपने चैनल पर आपने स्थान दिया। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आपने कहा कि वो बाबर को हीरो बता रहा है। बाबर को हीरो बताने वाला वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, वो तो एक गद्दार हो सकता है। गद्दार ही बाबर को हीरो बताएगा। बाबर जैसा माने आक्रांता जो कि युद्ध की नीति भी नहीं जानता कि युद्ध कैसे किया जाता है, छिप कर वार करने वाला, निहत्थे पर वार करने वाला, वो गद्दार बाबर भारत का हीरो हो सकता है, भारत का अस्तित्व हो सकता है, भारत की अस्मिता हो सकता है? कतई नहीं। आज के परिवेश में अगर वो बाबर मिल जाए तो दिख जाएगा कि उसकी बोटी बोटी नहीं बचेगी। इतने तमाम सनातनी उग्र हैं उसके नाम से, और वो मिल जाएगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं करबद्ध कहना चाहूँगा, पहली बात तो ऐसी बिंदुओं पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। सदन जरूरी है, राष्ट्र के विषय में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में विकास के नाम पर चर्चा होनी चाहिए। आज आप देखेंगे लगभग सदन हास्यास्पद हो चुका है। सदन में विकास की चर्चा नहीं हो रही है, सदन में रोजगार की चर्चा नहीं हो रही है, सदन में अन्य बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल वो अपने ही राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करने में सदन लगा हुआ है। और मैं स्पीकर महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, ऐसे सदस्य की सदस्यता को रद्द करके तत्काल उसे सदन से बाहर कर देना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि राणा सांगा जी कौन थे और बाबर कौन था। वो बाबर कतई भारत का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। राणा सांगा जैसे महापुरुष विरले पैदा हुआ करते हैं। राणा सांगा ही नहीं, अब तो पूरी वंशावली के विषय में उनके पढ़िए तो एक से एक क्रांतिकारी वीर हुए। अगर आज वही राणा सांगा शायद नहीं हुए होते तो रामजी सुमन जो हैं उनकी अवकाश सदन में जाने की नहीं थी, अभी तक कहीं झाड़ू पोछा कर रहे होते। ठीक है, किसी मुगल के गुलाम हुआ करते। वो कोई भी हो, सारा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। आज प्रायः क्या हो गया है कि जातियों में फूट डालो और राजनीति करो, ये बहुत ही गंदी मानसिकता लोगों की हो गई है और फूट डाल करके राजनीति लोग कर रहे हैं। आज वास्तविक जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति आज के वर्तमान परिवेश में रह ही नहीं गई है। केवल राजनीति केवल एक भोग विलास के लिए रह गई है, सत्ता विलास के लिए रह गई है। क्या कहेंगे, सपा के एक और नेता थे महाराष्ट्र से, अबू आजमी है, उन्होंने भी औरंगजेब को महान बताया था। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता मुगल आक्रांता, जिन पे कहा जाता है कि जिन्होंने हमारी मंदिरों को तोड़ डाला था,
हिंदुओं पर जजिया कर लगाए थे, औरंगजेब को महान नेता बताते हैं, कैसे देखते हैं जो आक्रांता थे उनको अगर आज हीरो की तरह पेश किया जाएगा तो कैसे देखते हैं? यही कारण है जो पेश कर रहे हैं, यही कारण है कि हर जगह से फेल हो रहे हैं। मैं ना बीजेपी का हूं, ना सपा का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना बसपा का हूं, स्पष्ट बता देता हूं। मेरे नाम के लोग पीछे खंगाल लें, मैं किसी का कार्यकर्ता हूं ना कुछ हूं। मैं धर्माचार्य भगवत कृपा से हूं, वो भी भगवत कृपा से हूं। तो मैं अस्तित्व और अस्मिता की और सत्यार्थ बात करूंगा। देखिए, झूठ जो होता है वो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा व्यक्ति की आंख में धूल झोंक सकता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो टिकाऊ नहीं होता है। इन सब ने मिलकर के संविधान खतरे में है। आरक्षण का उल्हाना दिया, संविधान का दिया, खटाएंगे 1 लाख रुपए, दुनिया भर का टिम्मा दिया, बहुत नौटंकी फैलाई सब ने मिलकर के। परिणाम क्या हुआ देखिएगा, सीटें कुछ कम हुई माना जा सकता है, लेकिन सरकार किसकी बनी, प्रधानमंत्री कौन बना, जिसको बनना था वो बन गया। परिणाम इनके झूठ का ये हो गया कि 3-3, 4-4 राज्य जिसमें चुनाव हुए, इनका अस्तित्व ही खत्म होता चला गया ना। देखिए, वो है ना कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, और झूठ टिक नहीं सकता है सच के वसूलों से या बनावट के फूलों से। जैसे हमारे कहने का मतलब, बनावट के फूल से ना खुशबू आएगी और ना कागज के नाव तैर पाएगी। अच्छा, इसके पहले भी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी में, चाहे फिर वो महाराष्ट्र से आपने देखा होगा अबू आजमी थे, उन्होंने भी औरंगजेब को लेकर कहा था औरंगजेब हमारे महान हैं। अब बाबर को लेकर और राणा सांगा को गद्दार, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने नेताओं को रोक नहीं रही है कि महान योद्धाओं महापुरुषों को? महान है कि नहीं है, अगर इनके पूर्वज जीवित होते तो वो बताते कि कितना कष्ट बेटा मैंने झेला है, कितने कोने मेरे ऊपर पड़े हुए हैं और कितनी लाठियां मेरे ऊपर बरसाई गई हैं, कितने जूते मैंने साफ किया है। अगर इनके पूर्वज होते तो बताते आज हमारे पूर्वजों ने सामान्य कष्ट नहीं झेला है। और औरंगजेब भारत का आदर्श हो सकता है जिसने हमारे देश की तमाम स्त्रियों को विधवा किया, तमाम नारियों के जो रक्षा सूत्र हैं वो पड़े के पड़े रह गए, भाई की कलाई के लिए, भाई के कलाई के दर्शन नहीं कर पाए, कितने स्त्रियों के साथ दुर्दांत दुर्व्यवहार किया गया। हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उस बिंदु पर नहीं जाना चाहते हैं। आज शरीर भयाक्रांत हो जाता है उस बिंदु को सोच करके, कैसे कष्ट हमारे पूर्वजों ने झेला है। और तो और इनकी बात कर रहे हो तो हमारे यहाँ हमारे देश में ऐसे ही कुछ गद्दार थे जो शिवाजी के पिताजी के मतलब मारने में साजिश रचे थे। उनको भोजन में विष मिला के ऐसा दिया गया था कि वो मदहोश हो जाएं, और मदहोश होने के बाद उनको मारा गया था। फिर भी तलवार लेकर के वो लड़ते रहे और मुस्तफा खान जैसे लोगों को बराबर टक्कर दिया। लेकिन कुछ अपने ही सरदार मिलकर के शाहजी का मर्डर करवाए, हत्या करवाए और मारने में सहयोग किए थे। ठीक उसी प्रकार राणा सांगा को भी मारने में अपने के ही लोग थे, अपने लोग मारने वाले सरदार थे। और राणा सांगा ऐसे मेवाड़ के जो कभी राजा हुआ करते थे, जो राणा सांगा 80 घाव अपने सामने शरीर पर स्तर पर झेलते रह गए, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। बहादुर ने कहा मर जाना स्वीकार कर लेंगे, इस मिट्टी के चंदन से अब स्वयं के मस्तक का वंदन और अभिनंदन करेंगे और गर्व से कहेंगे कि मैं वीर हूं, मैं पीठ नहीं दिखाया हूं। आज उनका अपमान सदन में हो रहा है, सदन के लोग तालियां बजाएं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे इस व्यक्ति पर जो ऐसे व्यक्ति कुछ विचारधारा वाली बात करें। भारत का अस्तित्व, भारत का आदर्श, भारत का गौरव हमारे भगत सिंह हैं, हमारे जीजाबाई हैं, हमारे शिवाजी हैं, हमारे संभाजी हैं, हमारे शाहजी हैं और हमारे ये महाराणा प्रताप हैं, जिनके वंशज चल करके मेवाड़ के राजा हुए महाराणा प्रताप ने एक चेतक अश्व को लेकर के घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया था। और तो और 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतना सुनकर के जिसने निशाना साध दिया हो ऐसे महापुरुष का अपमान, इनकी छिछनी याद आ जाएगी अगर भाला उठाना पड़ जाए महाराणा प्रताप का। तो घोड़े की तो बात छोड़ो, क्या काबिलियत इनके अंदर है, 4 ठिकाना लेकर के चलता है, व्यवस्था करके चलता है, यही काबिलियत इनके अंदर है। जरा जाके दिखा दें बांग्लादेश में और यही शब्द बोल के दिखा दें हिंदुओं के पक्ष में, औकात पता चल जाएगी क्या औकात है। शरीर की हड्डी नहीं बचेगी। ये तो भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बैठ करके बोल ले, आराम शराब बक ले, यहाँ छूट है। मैं कहना चाहूंगा सदन पर तत्काल इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सदन की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों पर। क्या भारत के, अब उसी सोचिए आप, सारे ऑफिस में लगभग लोगों के यहाँ देखिए आप वही स्मृतियां लगी हुई हैं भगत सिंह की जी और शिवाजी की, अन्य लोगों की। उधर तो तुम फोटो लगा के सम्मान करवा रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर जयंती मनवा रहे हो, और उधर सदन में खड़ा होकर के कोई तुच्छ सदस्य गाली दे, अनाप शनाप बोले। कैसे अध्यक्ष बैठ करके सुन रहे हैं? अध्यक्ष महोदय से मैं करवत प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल सदन से बहिष्कृत कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो बाबर को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रेम कोई पहली बार तो है नहीं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कैसे राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। तो अब वही बाबर प्रेम निकल रहा है समाजवादी पार्टी का। हमारे यहाँ भारत की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को नष्ट करने में पूरा नष्ट जो किया हो, कराया हो, उसके नाम पर हम लोग जयकारा लगाए। जिसने मेरी माता को गुलाम बना के रखा उसके नाम पर जयकारा लगाए। जिसने हमारे बहनों के साथ दुष्कृत किया हो उनके नाम का जयकारा लगाए। कहाँ का न्याय है? अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमको तुम्हारे पर लानत है, तुम ऐसे व्यक्ति का वहां पर खड़े होकर के बखान कर रहे हो और बड़ा प्राउड महसूस कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। और ऐसे लोगों की जो सजा होगी वो व्यक्ति जीवन में उसकी कभी जमानत हो ही नहीं सकती है। यहाँ तुम भौतिकतावादी में दिखा लो अपना थोड़ा सा वैभव, वहां जाने के बाद इतने कोड़े बनेंगे औकात में आ जाओगे।
विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये तो बीजेपी के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं, गड़े हुए मुर्दे जो है वो बीजेपी उखाड़ रही है, क्यों? औरंगजेब की बात करती है, उनकी बात करती है। तुमको क्यों लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? ये विपक्ष लगातार नहीं, विपक्ष क्यों कह रहा है मिर्ची क्यों लग रही है? औरंगजेब को तुम अपना आदर्श मानते हो, लगा लो फोटो, निकाल लो जितने महापुरुषों की फोटो आपस में लगाए हो, लगा के दिखाओ औरंगजेब की फोटो, पता चल जाएगा कितने कार्यकर्ता तुम्हारे पास जाते हैं। कम से कम गद्दार का और अपनों का पता तो चल जाएगा, इसी में अभी समय है। अगर ऐसे लोगों को जिनके अंदर हिम्मत है, अगर उनके माँ ने दूध पिलाया है, तो मैं ललकार के कहता हूं अपने ऑफिस से सारे भारत के महापुरुषों के, सारे भारत के वीर पुरुषों के फोटो को निकाल करके औरंगजेब और बाबर की फोटो ऑफिस में लगा के देखें, देखो क्या दशा होती है उनकी, औकात पता चल जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। अभी भी हमारे भारत देश में हमारे हिंदू भाई हैं, एक से एक शिवाजी, एक से एक महाराणा प्रताप, एक से एक राणा जी और एक से एक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, महात्मा का अनेक महापुरुष अभी भी विद्यमान है। उस तरफ बढ़ने का प्रयास मत करना, वरना जमानत जब्त तो चुनाव में होती है, यहाँ पर प्राण की जमानत जब्त हो सकती है। हाँ, तो मानते हैं कि जो हिंदू समाज है, जिस तरीके से जो अपने समाज को, जो अपने पूर्वजों को, जो अपने महापुरुषों को, जो अपने योद्धाओं को मानते हैं, वो इस बात से नाराज हैं पूरी तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का बयान है तो समाजवादी समर्थक इसका समर्थन करेंगे, ऐसा तो नहीं। दुर्गेश जी, मैं खुल के कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ अभी तक ये लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं बचे हैं केवल हम ही इसके कारण हैं, हिंदू ही इसके कारण है, क्योंकि हमको फूट डालो राजनीति करो, ये इनका एक बहुत एजेंडा चल चुका है और हम लोग उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे अभी एक यादव से संबंधित किसी महापुरुष का किसी ने अपमान कर दिया, सारे यादव केवल विरोध प्रदर्शन करेंगे और लोग चुप रहेंगे, खुश हो जाएंगे। छत्री से संबंधित कोई महापुरुष का अपमान हो गया, छत्री विरोध करेंगे और लोग चुप रह जाएंगे। ब्राह्मण से संबंधित किसी महापुरुष का अपमान हुआ और लोग चुप रहेंगे, खुश रहेंगे, केवल ब्राह्मण विरोध करेंगे। वही से समाज से संबंधित किसी माने लोग जातिगत जो आकर के टिक गए हैं, ये कुछ विचारधारा हमारे यहाँ पता नहीं कहां से आ रही है। किसी भी महापुरुष का अपमान हो, महापुरुष चारों वर्णों के लिए, समस्त हिंदू समाज के लिए होता है। अगर किसी ने प्राण को गंवाया है तो केवल अपने व्यक्तिगत जाति सूचक के लिए नहीं गंवाया है, उसने केवल हिंदुओं के लिए प्राण गंवाया है और हिंदुओं को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए प्राण गंवाया है और नेतृत्व करने की क्षमता रखी है राष्ट्र के आगे। सो हम अपने समाज से, हिंदू समाज से ललकार के कहना चाहेंगे, हिंदू समाज से नहीं, अब तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम और रहीम दास जी जैसे लोगों की विचारधाराओं पर चलने वाले जो भी लोग हैं, चाहे जिस समाज से हों, उन सबको बाबर, औरंगजेब जैसे आत्ताई दुरादांत व्यक्ति को इनको नकारना चाहिए। इनको भारत से उखाड़ फेंको यार, काहे की चर्चा इनकी करते हो? भारत देश आजाद चुका है, अपने विकास की चर्चा करो, डेवलपमेंट की चर्चा करो, अन्य बिंदुओं की चर्चा करो, अपने महापुरुषों से सीख दो। सोचो जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, हमारे पाठों में पढ़ाया जाता था, बुंदे लोहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो चैप्टर हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कोई स्त्री झांसी की रानी बने ना, झांसी रानी का क्या अपमान किया गया, क्यों हटाया गया? शिवाजी के चैप्टर को हटा दिया गया। हमारे महापुरुष को, जितने भी इतिहास को है, उनको पाठ्यक्रम में लाया जाए। अगर पाठ्यक्रम में नहीं लाएंगे तो ऐसे ही कल को खड़े होकर के कोई ना कोई विधर्मी खड़ा होकर के हमारे ही महापुरुषों पर कमेंट करके युवाओं के दिमाग में एक जहर घोल देगा। जब वो पढ़ेंगे, जानेंगे तो समझे। कितने लोग तो ऐसे नहीं जानते होंगे, इनका नाम ही नहीं जानते रहे होंगे। हाँ, अब सर्च कर रहे हैं, मेरे सामने 2-3 सर्च कर रहे हैं, कौन है ये? सोचो, तुम अपने महापुरुषों के विषय नहीं जानते हो, अपने वीर शहीदों के विषय नहीं जानते हो, शहीदों का नाम नहीं जानते हो, क्या तुम खाक जाके बैठ के डिबेट करोगे, बात करोगे? मतलब इतिहास भी क्या लग रहा है कि हमारे इतिहास को भी तोड़ा मड़ोड़ा गया है, जा रहा है, एकदम दबाया जा रहा है निचले पायदान पे। बहुत बड़ा इनको जैसे लग रहा है कि ईर्ष्या या बहुत बड़ा इनको हास्यास्पद लग रहा है। सोचिए, अहिल्याबाई होलकर का कहाँ इतिहास मिलता है, जिसने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था? किस इतिहास में पढ़ाया जाता है बताओ? हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाया जा रहा है, इससे बचेंगे। बांग्लादेश में बहुत पढ़ने वाले थे, ट्विंकल ट्विंकल वाले हैं, बड़े बड़े एसपीडीएम सब पढ़े थे, सारे अधिकारी। जब वहां पर क्या स्थिति होगी, सारी अधिकारी पर रखा गया, पढ़ाई की रखा गया, कोई काम नहीं आया। मैं ललकार के कहना चाहूंगा, हमारे हर व्यक्ति को जनसंख्या से लेकर के, शस्त्र से लेकर के, शास्त्र से लेकर के इतिहास का भी चिंतन करना चाहिए। और इतिहास जानेगा तो उसके रक्त में कहीं ना कहीं विधर्मी का रक्त प्रवेश नहीं करने पाएगा, उसकी विचारधारा नहीं प्रवेश करनी पाएगी, वो ललकार करके रहेगा। उसकी जमीन ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमें पाप कर्म करने से रोकता है, अज्ञानता से बचाता है। तुम अगर जानोगे कौन अपना है कौन पराया है, तुम बात कर सकोगे बैठ करके। कितने तो नेता नहीं जानते हैं उसी राज्यसभा में कि कौन थे ये, इनका इतिहास क्या था। पहुंच गए हैं वोट बैंक की राजनीति करके। जब तक सदन में अच्छे पढ़े लिखे सूझबूझ वाले और जुझारू नेता नहीं पहुंचेंगे, तब तक सदन की ऐसी ही स्थिति रहेगी। मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि पूरा सदन में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें भी बहुत पढ़े लिखे पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो टुटपुजिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आजकल टिकट पैसे के नाम पे सब लोग बाजियां दे रही हैं। जिसको पैसा हो गया, पैसा कहां से आएगा? अधर्म से आएगा। अधर्म से 90% पैसा कमा के ही राजसत्ता का भोग कर रहे हैं। धर्मयुक्त अगर पैसे का आगमन करें, उस व्यक्ति को टिकट ही नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को टिकट दीजिए जिसकी विचारधारा क्रांतिकारी की हो, तभी क्रांतिकारी व्याप्त हो पाएगी। सदन में लंबी लंबी बात करने से क्रांतिकारी देश में नहीं आएगी। अगर संवैधानिक देश है तो ऐसे लोगों को आप लोग इस पद पर पहुंचाइए जो क्रांतिकारी विचारधारा का हो, जिसके अंदर देश का जज्बा हो, जिसके अंदर ये भाव हो कि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो, सामे भाषक में दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डड्डा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। अयम निजः परो वेति गन्नाल उच्च समुदार चरितरम, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। समाजवाद ये समाजवाद नहीं है कि एक ही समाज की बात की जाए, समाजवाद माने संपूर्ण समाज की बात की जाए। समाजवाद सीखना हो तो रामचरितमानस से सीखो,
दशरथ जी का क्या समाजवाद है, जनक जी का क्या समाजवाद है, राम जी का क्या समाजवाद है, केवट से लेकर के निषाद से लेकर के किन लोगों को क्या सम्मान दिया गया है, सीखो। समाजवादी पार्टी के लोग रामचरितमानस से सीखें। टिप्पणी किया वो स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के क्या हाल हुई, कहां चले गए, कितने विधायक बगल हो गए, ऐसे और कमेंट कराते हैं जमानत जब्त हो जाएगी, हमें लग रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं किसी की जमानत जब्त हो, क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं रहता है तो राजनीतिक पार्टियां जो पक्ष में रहती हैं मनमानी हो जाया करती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मनमानी हो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ललकार के कह रहा हूं, जो राष्ट्र का है वो मेरा है, जो राम का है वो मेरा है, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं, किसी नाम का नहीं, किसी धाम का नहीं, किसी शाम का नहीं है, उसको नकारो, उसकी कोई चर्चा मत करो। झूठ तो बोल लिया व्यक्ति, लेकिन अब हमारी जो हिंदू समाज की जनता है वो फटाफट जागृत हो गई है, फटाफट हो गई है जागृत हो गई। और जो नहीं हुए हैं बगल अगल सो रहे हैं, जैसे ये सुमन जी लोग जो सो रहे हैं, इनके मन में जो जहर घोल दिया गया है पढ़ा करके, डांट डांट करके तुमको जयकारा लगाना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये बोलेंगे, इनके अंदर की उत्कंठा आएगी बाहर, तो उसको लोग थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे, अपने अपने प्रकार से ठीक हो जाएंगे ये लोग भी। तो मानते हैं कि इतिहास को ठीक करने की जरूरत है इतिहास को, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, सारे विद्यालयों में अत्यावश्यक करके पढ़ाना चाहिए, अत्यावश्यक कर देना चाहिए हमारे महापुरुषों के विषय में पढ़ाने के लिए, ताकि युवा जाने। युवा बहुत दूर है इनसे। मैं स्वयं भगवत कृपा से कथा बोलता हूं, कितने लोग आते हैं सिर्फ अपने पूर्वजों के विषय में पूछ लो कि कौन कौन शहीद हुए, कौन कौन कैसे हुए, दो भाई जो जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए, उन सब के विषय में लाख अदा जानते ही नहीं है। कोई अगर कोई नेता जयंती डाल दिया, कोई डाल दिया, जयंती देख करके फोटो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, बस इससे मतलब है। उसके चरित्र को ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ सीखते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग बोल रहे हैं और सब शांत बैठे हुए हैं। चौराहे चौराहे से लेकर के, गली गली से लेकर के, गांव गांव में पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो किसी शूद्र भाई के कुल में जन्मा महापुरुष हो, या वैश्य में हो, या ब्राह्मण में, छत्र किसी में जन्मा हो महापुरुष हो, उसका जो विरोध करे, पुरजोर विरोध होना चाहिए। और रही बात राजपूतों की, क्षत्रियों की, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई विशेष बात कर रहा हूं। क्षत्रियों को जो त्याग रहा है, जो राजपूतों का त्याग रहा है, कोई माई कराल उसे मेट नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा ललकार करके, जो घास की रोटी खाया हो, स्वीकार न किया, उनको भी प्रलोभन मिल रहा था, प्रलोभन मिल रहा था। आओ वो भी भोग करते, क्यों मरे वो, क्यों लड़े? हमारे अपने के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए। राणा सागा 80 घाव क्यों झेले? अरे वो स्वीकार कर लेते, अपनी रियासत लेकर के मौज करते, किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी तरफ दृष्टि डाल देता। लेकिन उनके अंदर नमक हरामी नहीं थी, उनके अंदर वीरता का भाव था, वो महापुरुष के लक्षण थे। तो देवी शक्ति थी। उन्होंने कहा नहीं, किसी निचले पायदान पर खड़ी हुई हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा और राणा सागा खड़े होकर के देखता रह जाए, अन्न ग्रहण करता रह जाए तो असंभव। हम प्राण को गवा देंगे, लेकिन अन्याय को देखेंगे और झेलेंगे नहीं, इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है। प्राण तो उस समय बहुतों ने गंवाया था, जो नहीं अंदर आए वो भी मारे गए, कोड़े से मार मार के पीट करके काम कराते कराते मार डाले। लेकिन जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसके प्राण जाने के बाद ही वो आजीवन जीवंत रहता है। और महाराणा प्रताप से लेकर के सांगा पृथ्वीराज चौहान से लेकर के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इन सब को, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारे संबंधों से, हमारे जीवन के परिचयों से, हमारे आदर्शों से, हमारे मूल सिद्धांतों से हमको इन पर गौरव महसूस करने से कोई माई का लाल मना नहीं कर सकता है। वो अपनी जमानत जब तक करा लेगा, उस राष्ट्र में रहने का अधिकारी नहीं रह जाएगा जो ऐसी बात करेगा। तो देखिए महाराज जी, इनका साफ कहना है कि राजनीति करिए, लेकिन शिक्षा, विकास और रोजगार पर इस तरीके से जो हमारे पुरुष हैं, जो योद्धा हैं, जिन्होंने देश के लिए, भारत की आन बान शान के बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, लुटेरों से बचाने के लिए, देश को लुटने न पाए उसमें कुर्बानी कर दी, और फिर बाद में वो सुने कि वो गद्दार थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वैसे देश भर में इसका विरोध पुरजोर हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? और एक हाँ, जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि इतिहास के किताबों को भी बदलने की ज़रूरत है और किताबों को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, महापुरुषों को अच्छी तरीके से पढ़ाए जाने की ज़रूरत, इसे आप कैसे देखते हैं?